देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हफ्ते भर में मध्य प्रदेश के 50% उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। वहीं कमलनाथ ने कहा कि कुछ दिन में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी और अप्रैल के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग हैं फौरन फैसला कर ले। अगर 2 उम्मीदवारों का फैसला होता है तो उन 2 को खबर कर दें। पूरी सूची बनाने के चक्कर में ना पड़े ताकि जितने उम्मीदवार तय हो जाते हैं वे तो अपना काम शुरू कर पाए। कमलनाथ ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार लगातार करता रहूंगा। लोगों को बता दें कि उम्मीदवारों को लेकर अभी चर्चा चल रही है और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी है, भाजपा प्रवक्ता। नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हेमंत जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। और प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले प्रवाल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने कहा है कि आधे उम्मीदवार घोषित कर देने चाहिए और कमलनाथ जी ने जैसा कि कहा है कि जिन पर 2 नामों पर चर्चा बन रही है वहां पर भी नाम बता देने चाहिए ताकि लोग अपना काम शुरू करें। ऐसे में जिस तरह विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था, आपको याद होगा कि एक ही सीट पर 2 नाम 3 नाम थे और ऐसे में असमंजस में थे उम्मीदवार। क्या ऐसी ही परिस्थिति लोकसभा चुनाव के समय भी आने वाली है? देखिए, विधानसभा चुनाव की स्थितियां और लोकसभा चुनाव की स्थितियां में बेसिक अंतर बहुत ज़्यादा है। विधानसभा में 230 सीटों पर चयन होना था और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद, जबकि पार्टी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि हम 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाई थी। ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस बार भी बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार कुछ हालात कुछ दूसरे हैं। जिस तरह से कमलनाथ जी का पूरा एपिसोड अभी चला, उखड़े उखड़े मेरे सरकार नजर आते हैं, तर्ज पर जिस तरह से दिल्ली और भोपाल और छिंदवाड़ा में मैराथन दौड़ हुई, एक हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, उसके बाद फिर कहा गया कि जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये ऐसे समय हुआ जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में था। ऐसी स्थिति में जो है वो चलता रहा ड्रामा। उसके बाद में फिर अंततः ये तय हुआ कि वो नहीं जा रहे फिलहाल। तो ये सब के बीच में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि प्रत्याशियों की घोषणा कर देनी चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशियों को कहाँ कहाँ से पार्टी तय कर रही है, उनकी प्रायोरिटी में वो है कि नहीं है, उनमें का वजन क्या है, वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, कितनी चुनौती दे पाएंगे। इन तमाम चीज़ों का वो जो है एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी अपने स्तर पर सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पार्टी उनको लोकसभा में कितनी तवज्जो देती है और उनके समर्थक भी अपने नेता का इशारे का इंतजार कर रहे हैं। बाकी कुछ दिनों में स्थितियां और साफ होंगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का भी दौरा मध्य प्रदेश में होना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है तमाम अटकलों का दौर अभी जारी है। बिल्कुल, अटकलों का दौर अभी जारी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ समय बाद स्थितियां और ज्यादा साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कांग्रेस जो लगातार दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव के समय उम्मीदवार पहले घोषित कर देगी। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि इस बार कांग्रेस भाजपा से बाजी मार पाती क्या। मंजरी जी आपके पास आऊंगी इस वक्त में। इस बार कांग्रेस प्लानिंग पूरी करके बैठी कि भाजपा से आगे निकलना है। जिस तरह विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने पहले प्रत्याशी घोषित किए थे, उसी तर्ज पर इस बार कांग्रेस लोकसभा सीटों के लिए आधे उम्मीदवार घोषित करने की चर्चा कर रही है और मार्च के पहले सप्ताह में ही घोषित करने की बात सामने आ रही है। देखिए धर्मिष्ठा जी, आवाज रिपीट आ रही है? जी जी बिल्कुल। मंजरी जी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। 2023 की महीने पहले प्रत्याशियों हुआ अंतर्द्वंद से कांग्रेस आज ठीक है मंजरी जी, पुनः आऊंगी आपके पास। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेमंत जोशी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से घोषित करने की बात होती है, उम्मीदवार घोषित करने की बात होती है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब उम्मीदवार घोषित करती है, आपको क्या लगता है कि पहले उम्मीदवार घोषित करने वाली पार्टी को तैयारी करने का ज्यादा समय मिलता है? हेमंत जी सुन पा रहे हैं आप? हेमंत जी तक भी शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही। मैं प्रवाल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि
जैसा कि कमलनाथ जी ने बयान भी दिया है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। ऐसा क्यों लगता है उन्हें कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है? देखिए 2023 के जो परिणाम आए हैं, ऐसा लगता था कांग्रेस को और कमलनाथ जी को कि वो सरकार बना रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं इसको, पूर्ण उनको विश्वास था। जिस तरह से वो तारीख दे रहे थे, उनके पुत्र नकुलनाथ ने तो शायद डेट भी डिक्लेयर कर दी थी कि इतनी तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो ये एक प्रकार का उनका जबरदस्त उनको एक कॉन्फिडेंस था जो सिर चढ़कर बोल रहा था। ये बात और है, जब परिणाम आए तो वो तमाम चीज़ें जो है वो एक कांच की तरह साफ हुई और कई चीज़ें जो है वो टूटी। तो एक बिखरा हुआ अब समय, जो कांच टूटा है उसको वो बिखरा हुआ है और वो चाहते हैं कि अब जो लोकसभा में प्रत्याशी, उसके बाद उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटाया गया और नेता प्रतिपक्ष पर भी उनका दांव नहीं चल पाया, तो इस तरह से अब वो एक प्रकार से वो हाशिए पे है। और इस तरह वो जो अभी सब कुछ हुआ उसके बाद पुनः वो फिर से एक बार वो मुख्य धारा से जुड़ने का जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, पार्टी की क्या लाइन है, तो इस तरह से उनका कहना है कि जो कार्यकर्ता हैं वाकई में उनका मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद उनको ऐसा लगता था कि सरकार में उनकी वापसी होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। जो जिस तरह से जो जनादेश मिला वो काफ़ी भाजपा के लिए उत्साहजनक था और कांग्रेस को निराश कर गया। तो उनका ये सोच है कि अब जल्दी से जल्दी लोकसभा में हम अपनी ताकत दिखाएं। इसके लिए वो चाहते हैं कि अब, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और हम पहले एक प्रत्याशी घोषित करके भारतीय जनता पार्टी को जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से मतलब जो है उनको तोड़ दें, इसलिए वो इस बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने प्रभाल जी। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, जैसे अगर हम बात करें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के दौरान बहुत तैयारियां करी गई, लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत तैयारियां करी गई, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार पहले घोषित करने की बात करती, लेकिन अब यहाँ पर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पहले कौन सी पार्टी बाजी मारती है। मंजी, आपके पास आऊंगी मैं। पहले उम्मीदवार घोषित करने का कितना फायदा पार्टी को मिल पाता है? देखिए ये दोनों ही पार्टियों की एक रणनीति रहती है जी, कि कौन सी उनकी कमजोर सीटें हैं और कौन सी सीटें ऐसी हैं जिससे पहले प्रत्याशी घोषित करके उनको ज़्यादा लाभ हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को भोपाल में जो 2 सीटें घोषित उन्होंने पहले की थी 3-3 महीने पहले, दोनों में ही पराजय का सामना करना पड़ा। इससे भोपाल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर अधिक समय मिलता है तो निश्चित रूप से प्रत्याशियों को भी और कार्यकर्ताओं को भी काम करने का ज़्यादा अवसर मिल सकता है। वो अपनी नीतियां, वो अपनी जो पार्टी की नीति है उसको अधिक तार्किकता के साथ और केंद्र में किए गए कल्याणकारी योजना को अच्छी मजबूती के साथ जनता के गले उतार सकते हैं। इसलिए ये जल्दी घोषित करते हैं, तो मैं समझता हूँ इसका फायदा उस पार्टी को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात करी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, जिस तरह से कमलनाथ जी ने कहा है कि आधे उम्मीदवार घोषित कर देगी कांग्रेस, तो यहाँ जानना चाहूंगी आपसे कि आधे उम्मीदवार जो घोषित करने की बात कर रहे हैं, कई सीटों पर 2 नामों की चर्चा भी बन रही है, ऐसे में 2 नामों पर किसी एक नाम की सहमति बनना कितना आसान और कितना मुश्किल रहने वाला है? देखिए, कोई मुश्किल नहीं रहने वाला है। जब वरिष्ठ नेताओं ने ये कह दिया है जी कि पहली सूची जल्द जारी होगी, उसके बाद जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लायक होंगे और जिनको पार्टी तय करेगी इनको चुनाव लड़ना है, वो चुनाव लड़ेंगे। रही बात की 2 उम्मीदवार या 3 उम्मीदवार, तो दावेदार तो जो है आधा दर्जन और दर्जन भर भी होते हैं जी, लेकिन उसकी समग्रता को देखा जाता है उम्मीदवार की कि उसकी जनता से कैसे संबंध है, पार्टी के दिशा निर्देशों का किस तरह वो पालन करता है और जनहित में उसकी कितनी रुचि है और अपने क्षेत्र में कितनी पकड़ है। इन्हीं सब बातों का अध्ययन करने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है सूची को, और जो जीतने योग्य उम्मीदवार होते हैं पार्टी उन्हीं को मैदान में उतारेगी। और इस बार जो बड़प्पन की बोली है, बड़बोलापन है, या जिसे हम अहंकार कहते हैं या जिसे हम हिटलर शाही भी कह सकते हैं, उसका भी जो है पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। देखिए, जो जितना बढ़ता है अहंकार की भाषा लेके और दूसरे को जो जितना नीचा करने की कोशिश करता है, वो एक दिन ऊपर जाने के बाद जरूर नीचे आता है। आप देखेंगे कि अभी से ही इन्हें जनता पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये नहीं कहता है कि जनता जो तय करेगी वो होगा। ये तो खुद ही सीना ठोक के कहते हैं कि 400 पार, 300 पार, और ये जो आर पार का जो इनका गणित है,
ये सोचते हैं कि ईवीएम के सहारे या जो इन्होंने धन बल और बाहुबल का अभी तक संग्रह किया है उसके माध्यम से हम जीत सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस देश की जनता जो है पूरा अध्ययन करने के बाद ही अपना मत देती है। और मैंने तो ये भी देखा है कि कई जगह ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी के लोग जो है शराब बांटते हैं, धन का लालच देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता अपनी बुद्धि से निर्णय लेती है। और स्थानीय स्तर पे किस तरह सक्रियता रही व्यक्ति की, उसके बाद जनता तय करती है और पार्टी भी उसके आधार पे जनता अपने विवेक से निर्णय लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर हेमंत जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? जी हेमंत जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की यहाँ बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी जो है पहले घोषित करने का कितना फायदा मिल पाता है पार्टी को? देखिए, प्रत्याशी घोषित पहले करने का बहुत फायदा मिलता है। प्रत्याशी अपने हिसाब से पूरी फील्डिंग कर लेता है, उसको कहां पर कितना काम करना है, कितने कार्यकर्ता करना है, किस हिसाब से उसको चुनाव लड़ना है, वो पूरा, तो इससे बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इससे बहुत फायदा मिलता है। मतलब साफ है कि चुनाव की तैयारियों का प्रत्याशी जो मैदान में उतारा गया है उसके पास पूरा समय रहता है जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखने का। मंजरी जी, आपके पास आऊंगी। क्या इस बार लोकसभा में भाजपा से बाजी मान ले जाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं आपसे जनता पार्टी से कांग्रेस कार्यकर्ता, इनके पास बूथ के बचे नहीं, भगदड़ का चिंता का माहौल है, तो इनकी पार्टी के अंदर खाने की तो होड़ लगी है। तो आज मैं समझ भारतीय जनता छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी यदि दिया मोदी जी और दूरदर्शन कारण के लिए, और जो देश की रफ्तार जो चल रही है, छोटा से छोटा हराने का। ठीक है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता भाजपा का भी कार्यकर्ता जो है हराने की कांग्रेस को दम रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रबल जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जिस तरह से आऊंगी। मंजरी जी, आपके पास पुनः आऊंगी। प्रबल जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बाजी मारने की। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची जारी की थी और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार कांग्रेस पार्टी इस तैयारी में हो सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्क है। इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ऐसे में अगर पीछे रह जाती तो भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई नुकसान होने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, छिंदवाड़ा की एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। तो हम कह सकते हैं कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसको अगर कार्यकर्ताओं का जो टूटा हुआ मनोबल है, जैसा कमलनाथ जी का बयान है, उनको अगर वो कार्यकर्ताओं को फिर से वो एक बार ऑक्सीजन देते हैं और उनको लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्राण प्राण के साथ जुटेगा, तो वो कम से कम इस लायक होगा कि कम से कम चुनौती को स्वीकार करके वो जो है एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत है कांग्रेस के पास, पर मुद्दों को उठाने वाला भी होना चाहिए ना। मुद्दे तो बहुत आते हैं, विधानसभा में अपन ने देखा है क्या स्थिति बनती है। तो इसलिए जबकि उलट इसके भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ में, पूरी एक कार्य योजना के साथ में, एक लक्ष्य के साथ में मैदान में उतरती है। इसीलिए उसने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों की बात की है, वहां पर उसने केंद्र में 370 की बात की है। बिल्कुल। तो वो एक अपने उद्देश्य के साथ में, एक अपने लक्ष्य के साथ में, एक रणनीति के साथ में, एक कार्यकर्ताओं की फौज के साथ में, और जो टूट के आ सकते हैं उनको सहारा देने के साथ में वो एक कार्य करते हैं। अगर कांग्रेस चाहे तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एक बहुत पुराना संगठन है, बिल्कुल, उसका बहुत बड़ा इतिहास है। वो अपने जो गुटबाजी है और तो तमाम चीजें उनको अभी कुछ समय के लिए दरकिनार करके वो कुछ कर सकती है, पर कार्यकर्ता के मन में एक बात यह है कि क्या मालूम हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस आशय और संशय के बीच में कार्यकर्ता जो है वो भटक रहा है अपनी सीमा और अपनी
रणनीति तय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि इस वक्त कार्यकर्ता असमंजस की या फिर दुविधा की स्थिति में फंसा हुआ है। नितिन जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जैसा कि कमलनाथ जी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, क्या कारण है कि उन्हें ऐसा करना पड़ा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है? क्या छिंदवाड़ा में जो बहुत सारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने जो भाजपा ज्वाइन कर ली, क्या उस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जी के बात का जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कि इनको ये ध्यान नहीं है शायद कि 2 ही सांसद थे और 2 ही कार्यकर्ता थे, 2, 4, 5। हमने भाजपा को और इन्होंने भी, प्रवाल जी ने भी, हेमंत जी ने भी, सभी ने उस स्थिति में देखा होगा जब ये स्कूल के ग्राउंड में सेव परमल हाथ में लेके झंडा लेके बैठे रहते थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, और कोई नहीं होता था आगे पीछे, और लोग देख देख कर निकल के जाते थे, हंसते थे कि क्या कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये बात, ये कोई मैं राजनीतिक रूप से बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समय की बयार कहे या इन्होंने जिस मुद्दे को पकड़ा, ये क्या है, लोकतंत्र में धर्म के मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली तो ये बात है, और भाजपा ने यही प्रपंच रचा, यही षड्यंत्र रचा, और यही इनका भ्रष्टाचार है कि जब आप राजनीति के मंच पर श्री राम का फोटो लगाकर, भगवान शिव का फोटो लगाकर, उनकी दुहाई देकर वोट मांगेंगे, कांग्रेस भी तो राम यात्रा निकाल रही है। देखिए, कांग्रेस सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी है। ये तो नितिन जी आप बोल रहे हैं, अगर आप करें तो सर्वधर्म वाली पार्टी, कोई और दल करे तो कहते धर्म की राजनीति, तो गलत बात है नितिन जी। ये धर्मिष्ठा जी, आप भी ये जानते हैं कि किसने कितना मुद्दा किस रूप में उठाया। आज चर्चा होती है बेरोजगारी की, आज चर्चा होती है महंगाई की। अब ये बात देखिए कि इन्होंने टीवी पर दिखाते हैं इतने 1000 सिलेंडर बांट दिए। अरे भाई, ये भी तो देख लो कि वो 10-10 महीने से गांव में सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। आप ये क्यों नहीं देखते हैं? 1000 रुपए का सिलेंडर बांट के आप वोट खरीदना चाहते हैं, 1200 रुपए देकर आप वोट खरीदना चाहते हैं। अगर आप में लोकतांत्रिक भावना है और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत अगर आप करना चाहते हैं, अगर ये विचार आपके अंदर है, तो मुद्दों पर चुनाव लड़िए, गरीबी पर चुनाव लड़िए, मूलभूत सुविधाओं पर चुनाव लड़िए, लोगों का जीवन स्तर उठाने के ऊपर चुनाव लड़िए। राम के नाम पर तो लोग दुराचारियों को भी भीख दे देते हैं। आप देखते हैं कि लोग जो है शनि महाराज की बाल्टी लेकर घूमते हैं और रात में शराब पीते हैं हाथों में बैठकर। तो जो प्रभु का नाम ही ऐसा है कि जिस नाम पर तो कोई भी भ्रमित हो सकता है। हनुमान जी जैसे बलिष्ठ जो है वो भी राम नाम कालनेमी से सुना तो वो भी कुछ देर के लिए रुक गए थे, यार ये तो राम का भक्त है। लेकिन हकीकत जो है धर्मिष्ठा जी बाद में समझ में आती है। दूसरी बात मैं प्रवाल जी की कहना चाहता हूँ कि प्रवाल जी ने कहा कि कांग्रेस जो है सनातन गहूम है, सनातन पुराना संगठन है, 1885 में तो गठन हुआ, ये तो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस जो है इस भारत की धरती है और इसी धरती पर ये पौधे उगे हैं जो अपने आप पे गुमान कर रहे हैं। जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और इनको नेता जो हैं वो कौन कांग्रेस में नहीं था। कांग्रेस तो वो व्यापक दिल रखती है कि अटल जी को विदेश मंत्री बनाया विपक्ष में रहने के बाद। इनकी इतनी हिम्मत है, इनके देश के प्रधानमंत्री लिस्ट तैयार करवाते हैं किसको अपने में लेना, किसको अंदर कराना है। आप इनके दिल से पूछिए, मुंह से नहीं पूछिए। मुंह से तो भाजपा निकलेगी लेकिन आत्मा पे आप कौन सा लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है ना, वो करवा के देखिए, अपनी हकीकत खुद खोल देंगे। और धर्मिष्ठा जी, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भारत का एक छोटा सा नागरिक हूँ जो लोकतंत्र को हर हाल में जिंदा रखने की भावना रखता है। मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि आप गमछा डालकर जो है जय श्री राम, जय गौ माता और रात में उन्हीं ट्रक वालों से पैसा लेते हैं। इस पे दुख होता है और तकलीफ होती है कि आज हमारा लोकतंत्र किन के हाथों में है। आप इनसे पूछिए कि पिछले 10 साल में देश में केंद्र लीजिए, फिर आप बोलिए। नितिन जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा है मैं चाहूंगी आप उसका जवाब सबसे पहले दें। का नोटिस है किसी भाजपा नेता के पास, मध्य प्रदेश में है किसी के पास? मुझे बताइए, ये क्या सब वेद व्यास कंठस्थ हो गया इनको? जी बोलिए, आप पूछिए। नितिन जी, मेरा सवाल था कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कमलनाथ जी को? आप मेरी बात सुन के आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है? मैं भी कार्यकर्ता हूँ। ये बयान कमलनाथ जी ने दिया है। नितिन जी, कमलनाथ जी ने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है।
किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, वो क्या कहना चाह रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। हर नेता अपनी पार्टी के लोगों में जान फूंकता है, उनको उत्साह में लेकर आता है, तो आप उसको निगेटिव क्यों लेते हैं? पॉजिटिव लीजिए ना। बिल्कुल हमारा मनोबल नहीं टूटना। अगर मैं किसी से कहता हूँ कि मनोबल नहीं टूटना चाहिए हमारा, तो इसका मतलब मनोबल टूटा थोड़ा ही है। हम उस मनोबल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ बातें दर्शन के हिसाब से सोची जाती हैं, कुछ आध्यात्म से और कुछ राजनीतिक हिसाब से। ठीक है नितिन जी, अब नितिन जी ठीक है, हालांकि कमलनाथ जी ने कहा था कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। पता नहीं उस शब्द के मायने क्या है, शायद कांग्रेस प्रवक्ता बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मंजरी जी, आप कुछ कहना चाह रही है, लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मंजरी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम अपनी टेक्निकल टीम से कहेंगे कि वो जांच करे कि क्या दिक्कत हो रही है। सिंह जी और जीतू पटवारी जी आपको मना कर रहे थे, लेकिन उस बयान पे ध्यान नहीं था आपको। ठीक है नितिन जी, आपका ध्यान, सब पूरी मीडिया का ध्यान कमलनाथ जा रहे हैं। एक माहौल बना रहे थे आप भाजपा के साथ मिलकर, सब लोग मीडिया पूरे देश का। देखिए कहीं कोई नहीं जा रहा था, कहीं कोई आ नहीं जी, रहा था। धर्मिष्ठा जी मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि काफी मेरी आवाज तो आ ही नहीं रही। जी जी बिल्कुल, नितिन जी को पूरा समय मिल गया है। तो नितिन जी ने बात जहाँ से शुरू की थी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो थी वो 2 सांसदों वाली पार्टी थी। मेरी आवाज रिपीट आ रही है, इसको सही करवाइए पहले तो जी। तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूं जो 2 सांसदों वाली पार्टी थी और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और वो क्यों बनी है? क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया, हमने जनता के जीवन स्तर को उठाने का काम किया, हमने देश के विकास के लिए काम किया। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्तित्व थे जो आपकी नीतियों से नाराज होकर आपकी सरकार से इस्तीफा दिया और 370 की लड़ाई लड़ी उन्होंने, और 370 की लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनकी पार्टी है। आज हम अंत्योदय की बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है जो अंत्योदय की प्रेरणा देकर गए, जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया जिन्होंने, उस दर्शन को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है। और आपने ये देखा कि किस तरह लोकतंत्र में भगवान होती है जनता, और जनता ने आपको इसका नतीजा दिखा दिया, और जनता ने आपको जवाब दे दिया कि आपने किस तरह जनता के साथ अन्याय किया। आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आपने भारत जोड़ो किया, उसके बाद आप किसी की नहीं सुनते हैं। आपने भारत में तोड़ा, और आज भी आप जातियों में तोड़ने की बात करते हैं, आज भी आप उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं, और आज भी आप धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, राम के अस्तित्व पर उंगलियां उठाते हैं। ये वो पार्टी है, आप तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है, भाई भतीजावाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, जातिवाद की पार्टी है। इसलिए जनता ने आज आपको उखाड़ फेंका है। आपकी पार्टी के अंदर आज भगदड़ मची हुई है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ लगी है। नितिन जी, आप देखिए अपने आप में झांक कर, आत्ममंथन का दौर है। आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है। ठीक है मंजरी जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। प्रवाल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करता रहूंगा, ये कहने की उन्हें ज़रूरत क्यों लगी? क्योंकि जिस तरह से हम बात करें, कमलनाथ जी बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं, ऐसे में उन्हें ये बात कहने की आवश्यकता ही नहीं थी कि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करता रहूंगा, क्योंकि नकुलनाथ जी वैसे भी लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से। ऐसे में उनका ये बयान देना कहीं उस ओर तो इशारा नहीं कर रहा है जो लगातार अटकलें चल रही थी उनके भाजपा में जाने की। धर्मिष्ठा जी, इस तरह से कांग्रेस के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री काफ़ी लंबे समय रहे, और उनको इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र कहा जाता था, जिनने बहुत लंबा समय कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रह के, सत्ता के संग रह के और कई पदों पर रहे, और उनकी तूती कांग्रेस में बोला करती थी। बिल्कुल, वो संजय गांधी के भी पुराने साथी हैं, राजीव जी के साथ भी उन्होंने काम किया, सोनिया जी के संग, राहुल के संग, सबके संग उन्होंने काम किया। तो आज उनको ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय बाद उनको जिस तरह से उनको हटाया गया है सभी पदों से, तो उनको अपने आप में एक हताशा और निराशा लग रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो और उनके समर्थक जिस तरह से जो बयान दे रहे हैं, वो इस बात की ओर इंगित करता है कि अब उनको
भविष्य के लिए कुछ अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसको लेकर तमाम तरह की जो अटकलों का बाजार जो चल रहा है अभी उस पर विराम नहीं लगाए, और उन्होंने भी कोई ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जिससे लगे कि नहीं वो अभी कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस में हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर खासकर मीडिया पर आरोप जरूर लगाया जाता है, लेकिन जहाँ धुआं होता है, जहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो सही ये बात तमाम कही चीज चल रही है, अभी तक ऐसा कोई खंडन विखंडन नहीं हुआ है। और आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि राजनीति में पल पल स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं। आपने। बिल्कुल, अगले राजनीति क्षण में क्या हो जाए स्थिति बदलती, कोई बिल्कुल को किसी को गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी भगदड़ का दौर चल रहा है खासकर कांग्रेस में, वो निश्चित रूप से कई इशारे कर रहा है। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से भगदड़ का दौर चल रहा है वो कई इशारे कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, विधायकों को एकजुट करने की जो जिम्मेदारी है फिलहाल पटवारी पे, अब देखना दिलचस्प भी होगा कि वो इस जिम्मेदारी को कितना बखूबी तरीके से निभा पाते हैं। मंजरी जैन जी, नितिन दुबे जी, अमन जोशी जी और पवाल सक्सेना जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। कमलनाथ जी ने कहा है कि पूरी सूची बनाने के चक्कर में ना पड़े, ताकि जितने उम्मीदवार तय हो जाते हैं वे तो अपना काम शुरू कर पाए। कमलनाथ ने कहा, मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करता रहूंगा। साफ है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया है कि फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो पल पल राजनीति के रंग बदलते हैं ये और कितने रंग दिखाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।